भूषण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट एनडीपीसी 2025-26 के लिए ग्रेजुएट लेवल के लिए। हम लोग आज देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो कि टोटल 25 पार्ट हम लोग करने वाले हैं, 25 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें से आज हमारा सेकेंड है। प्रीवियस क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, आप अगर अभी तक नहीं देखे हों तो आप उसको देख लें और अगले 25 लेक्चर तक आप मेरे साथ बने रहें। मैं पूरी की पूरी 25 सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनको भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट सेकंड, जिसके जीके के 40 प्रश्न रहेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से क्लास आएंगी। तो आज इस सेशन में हम लोग सामान्य जागरूकता के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1868 में भारत का राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान क्या होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन लागत पर जीडीपी। क्या हो जाएगा? उत्पादन लागत पर जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको और डिटेल से हम लोग देते हैं तो समझने के लिए, शुद्ध मूल्य योग क्या होता है? शुद्ध मूल्य योग उत्पादन का सकल मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य होता है। आगे देखते हैं, उत्पादन का सकल मूल्य क्या होता है? तो वस्तुओं के सेवाओं की कुल बिक्री का मूल्य प्लस संपत्ति सूची में परिवर्तन का मूल्य होता है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। वीडियो में इसी तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट दिए रहेंगे, और जहाँ पे लगेगा कि किसी टॉपिक के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो मैं उसका वीडियो आगे लेकर के आते रहूँगा। जैसे आगे क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आर्टिकल से क्वेश्चन हुआ तो इस प्रकार की वीडियो में अलग अलग दिन लेकर के आते रहूँगा, तो आप उसे भी देख लेंगे, जो कि एक क्वेश्चन को डिटेल में जाकर के अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे तो हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमें बार बार उस क्वेश्चन में फंसने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इस आगे बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन क्या है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो हमारा यहाँ पंचवर्षीय योजना से है, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले क्लास में पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से डिटेल में इसको एक बार देख लेंगे, ताकि हमको पंचवर्षीय योजना से आने वाले क्वेश्चन छूटे नहीं। तो यह देखते हैं पहले, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किसमें हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसमें की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चितरंजन दास कौन थे? चितरंजन दास एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके नाम के ऊपर रखा गया था चितरंजन लोकोमोटिव इंजन। ठीक है, ऐसा रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो कोई भी निजी कंपनियां का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। किसी भी प्राइवेट का अपना हो, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी जो संस्था है वो उसमें दखल नहीं देती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, क्योंकि उसमें सरकारी कंपनियां, मतलब संस्थाएं हस्तक्षेप नहीं करती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर, मेयर। ठीक है, नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है, तो महापौर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अवसर देने में विश्वास रखती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नारीवादी। ठीक है, नारीवादी सरकार जो है महिलाओं तथा पुरुषों को समान अवसर देने में भेदभाव नहीं करती है, वो विश्वास जताती है अपना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकता है? तो कितनी समय तक कर सकता है? 6 महीने तक, जब तक कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए और वो उनका सीट ना भर जाए, तब तक उपराष्ट्रपति उस पद पे अपना कार्यकाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है?
तो किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसको उपराष्ट्रपति का फिर निर्वाचन होता कैसे है? तो यह संसद में होता है, दोनों संसद में, ठीक है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से इनको निर्वाचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया का भारत भी कहा गया है? तो ये अनुच्छेद से प्रश्न है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियो में अनुच्छेद से रिलेटेड मैं संविधान संशोधन हो या आर्टिकल हो, ये सब वीडियो प्रोवाइड करूंगा। प्रोवाइड ही नहीं, याद भी कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से, या जैसे भी हो रिलेट करके मैं आपको याद करा दूंगा, ताकि एक बार आप रिवीजन करें और वो आपको पूरी तरह से माइंड में फिट हो जाए। तो आप आगे आने वाली वीडियो में भी बने रहिएगा और इस नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1, ठीक है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निस्तार न्यायालय को जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिषेध, ठीक है। करेक्ट आंसर प्रतिषेध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द लॉयल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? ठीक है, द लॉयल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो सैयद अहमद खान का, ठीक है। किनका था? सैयद अहमद खान का। मैं कोशिश करूंगा कि आज तक जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे ना, मैं उनके हेड कौन थे और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आप उसे देख लीजिएगा, तो आपका समाचार से रिलेटेड प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, ताकि इससे डाउट फिर से पैदा ना हो आपके मन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी और तुर्क मंगोल शासक बाबर के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1526 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? बाबर तथा लोदी साम्राज्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है? चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? घोषणा 1907 में की गई थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 में हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 1919 में हुई थी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2, 1, 3, ठीक है। 2, 1, 3। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? कौन सी कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी का डेल्टा क्षेत्र, महानदी का डेल्टा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? निम्नलिखित में किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका, मतलब वो कितना ज़्यादा एंगल पे झुका हुआ है? तो क्या हो जाएगा? अरुण यूरेनस, अरुण यूरेनस वो सबसे ज़्यादा डिग्री पे झुका हुआ है। कितना? तो 98 डिग्री पर झुका हुआ है। 98 डिग्री पे झुका हुआ है। पृथ्वी कितनी पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। और बृहस्पति कितने पे झुकी हुई है? तो 3 पे झुकी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों के निकट देश के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। किसके कारण कम हो जाता है? तो थल तथा समुद्र समीरों दोनों,
स्थल तथा समुद्र समीरों दोनों के द्वारा भूमि पर तापमान कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। मैं नदी से भी रिलेटेड कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित है, भारत हो चाहे विश्व हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, मैं उसकी भी वीडियो एक आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि कौन सी शहर किस नदी के किनारे है। और मैं कोशिश करूंगा उसको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की, एकदम बेसिक ट्रिक जो आप डेली लाइफ में देखते हैं सुनते हैं, उस तरह से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय का अंतर कितना होता है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 मिनट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो 360 डिग्री हमारा पृथ्वी का है, सर्कल है, तो 360 डिग्री लेते हैं, वो 24 घंटे के एक दिन में देखते हैं। इस तरह से कैलकुलेट करने पे वो आ जाता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार किसको मानते हैं हम लोग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, यह जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से कौन सा संबंधित है? तो अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो है हमारा विविधताओं तथा आनुवंशिकता से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गल ग्रंथि। ठीक है, गल ग्रंथि जो है हमारा मानव शरीर का एक विशेष अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो यकृत में। यकृत में हमारा पित्त उत्पादित होता है, और रहता किस स्टोर किस में होता है? तो पित्ताशय में होता है। यहाँ से दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान एक डैश है। एक वस्तु का द्रव्यमान एक क्या है? तो भौतिक मात्रा है, मौलिक मात्रा है, अदिश मात्रा है, सभी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। सभी विकल्प सही है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना का एक उदाहरण है। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार होती है कि जो चीज स्थिर है या रेस्ट मोड में है वो रेस्ट रहना चाहती है, और जो चल रही है या गतिमान में है तो गति में रहना चाहती है। यह न्यूटन के नियम के प्रथम से मिलता है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? तो स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं पे अगर वस्तु मूव कर रही होती तो क्या हो जाती? गति का जड़त्व। ये दोनों किससे है? तो हमारे न्यूटन का प्रथम नियम से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस का। किसका यूज करते हैं? इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? ठीक है, शुद्ध तत्व है तो क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रम कितना होता है? 11। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको याद हम लोग क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाय कब करते हैं? जब खाना खा लेते हैं ना, तो खाना खाने के बाद हम लोग बाय बाय बोलते हैं। ठीक ना, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कपड़े धोने के पाउडर में कौन होता है? सोडियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि खाना खा के हम लोग बाय बाय बोलते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके, ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके हमारा परमाणु द्रव्यमान बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में वो घूमते फिरते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य में से विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो कौन सा है? नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। नाभिकीय विलयन यहाँ पे दिया हुआ है, ये नाभिकीय विलयन नहीं होगा, नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन होगा। तो इसको यहाँ पे गलती से लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो लवण मृदो द्विभट्ट कहते हैं। ठीक है, लवण मृदो, उसमें लवण की मात्रा अधिक रहती है, तभी तो हम लोग जो समुद्री लेमिनेरिया पौधा से हम लोग नमक की प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आवर्ती नियम किसने दिया था? दामित्री मेंडलीव ने। किसने दिया था? दामित्री मेंडलीव ने। कब दिया था? 1869 में दिया था, 1869 में दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या है? रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आगा खां कप, ये सब किससे किससे रिलेटेड है? तो आइए इसको देखते हैं। तो रणजी ट्रॉफी ये हम लोग याद रख सकते हैं क्रिकेट से, अक्सर देखते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब जा करके रणजी ट्रॉफी खेलते रहते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से ये रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। आगा खान कप ये हॉकी से रिलेटेड है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे इसको पहचानना है। घूमर राजस्थान का बिल्कुल सही है, भांगड़ा पंजाब का बिल्कुल सही है, लावनी महाराष्ट्र का बिल्कुल सही है, बिहू बिहार का नहीं है। ठीक है, बिहू बिहार का नहीं है, असम का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिहू। याद रखिएगा, असम का है, बिहार का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडो को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता, इक्ता कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था उनको दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो घटप्रभा। ठीक है, क्या हो जाएगी? घटप्रभा जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सब कोई जानते हैं, मुंबई। आर्थिक राज्य, क्या बोलते हैं मुंबई को? आर्थिक राज्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? हमको यहाँ पे गलत देखना है। ठीक ना, तो इसको देखते हैं। अहोम राजवंश असम में थी। ठीक है, गजपति राजवंश उड़ीसा में थी, मेवाड़ राजवंश राजस्थान में थी, और शकी राजवंश पंजाब में नहीं, यूपी में थी। ठीक है, सरकी राजवंश, सरकी राजवंश यूपी में थी, पंजाब में नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है? हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से किस में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण के लिए ले गए थे? तो किसको ले गए थे? ईंटों को ले गए थे। ठीक है, ईंटों, जब 1853 में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, उस समय गलती से जो निर्माण स्थल पे लोग थे वो ईंटों को ले जा करके रेलवे लाइन को पटरी बिछाने में यूज कर लिया था। उनको आइडिया नहीं था कि ये काफ़ी पुरानी सभ्यता का एक भाग है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, अभी तक का सेशन पसंद आया हो, और आने वाले वीडियो मैंने जो जो बोला है वो टॉपिक का लेकर के आऊँगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, जो उनको भी मदद मिलेगी और मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आपको कैसा अच्छा लगा वीडियो, आप ये कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगी, ताकि आपके लिए अलग अलग क्लास लेकर के मैं आता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही मेरे क्लास में बने रहिए, आगे ही आपको बहुत सारे ऐसे क्लास देखने को मिलेंगे।